हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्मिता शिक्षा सिंधु में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब में से कितने ऐसे दोस्त हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ही वीक है, यानी जिनको इंग्लिश में बहुत ही कम नंबर आते हैं सीटेट में, अगर वो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर जब कभी भी वो कोई प्रैक्टिस सेट ये प्रैक्टिस करते हैं किसी प्रैक्टिस सेट से, तो बहुत ही कम नंबर आता है इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो वो आज से इंग्लिश से डरना छोड़ दें, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि शिक्षा सिंधु में हम क्या कर रहे हैं। अभी 2021 के दिसंबर जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप डेली 2021 के जो एग्ज़ाम हुआ है उसके इंग्लिश के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी जो है वो भी बेहतर हो जाएगा बाकी सब्जेक्ट के जैसे। तो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 2021 के 21 दिसंबर 2021 के इंग्लिश के क्वेश्चन को। इससे पहले हम लोग 16 दिसंबर के सभी सब्जेक्ट यानी पांचों सब्जेक्ट के क्वेश्चन सेट को प्रैक्टिस कर चुके हैं, और साथ ही साथ 20 दिसंबर के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। यानी 150 क्वेश्चन 16 दिसंबर के और 150 क्वेश्चन 20 दिसंबर के हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और आज 21 दिसंबर के सबसे लास्ट सेक्शन यानी इंग्लिश को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले 4 सब्जेक्ट सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहें हर एक सब्जेक्ट के हर एक दिन के क्वेश्चन के साथ, क्योंकि 2022 की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2021 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम यानी CBT मोड में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन सेट से प्रैक्टिस करना। तो दोस्तों, सही आंसर आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है 2021 के एग्ज़ाम का। यहाँ पे शिक्षा सिंधु में आपको जो आंसर बताया जा रहा है वो जब आंसर की जारी किया गया था उस टाइम जो आंसर किया आया था उसके हिसाब से सारे आंसर बताए जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर। तो 2022 की बेहतरीन तैयारी के लिए शिक्षा सिंधु के साथ ज़रूर जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़ें और वीडियो को पूरा देखें और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। आज इंग्लिश के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इंग्लिश में अगर आप लैंग्वेज सेकेंड में इंग्लिश लिए हैं तो सबसे पहले आपके सामने एक पैसेज आएगा, एक पैराग्राफ आएगा, और उसके बाद उससे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, और फिर पैसेज के बाद आएगा एक दूसरा पैसेज, यानी लैंग्वेज 2 में 2 पैसेज पूछा जाता है। तो 2 पैसेज आपके सामने आएगा, उससे टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन पैसेज से पूछे गए हैं, और इसके बाद 15 क्वेश्चन इंग्लिश के पेडागोजी से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, इंग्लिश के पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पैसेज में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप कोशिश करें कि एग्ज़ाम में भी आपका जो सेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग हो, अगर आपका पेडागोजी ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप जल्दी पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपका टाइम बचेगा, आप स्पीड में कर पाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं इंग्लिश के पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व। आप सबको बहुत ही हार्ड लगता होगा इंग्लिश के पेडागोजी का क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन आज जिस प्रकार से मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे आप देखें, खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें, और आज से आपको शायद इंग्लिश आपकी वीक रहे। अगर आप डेली ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश भी बाकी सब्जेक्ट के जैसे स्ट्रांग हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ टीचर टोल्ड अ स्टोरी टू क्लास 3rd स्टूडेंट इन इंग्लिश, देन शी आस्क्ड स्टूडेंट टू रीटेल द स्टोरी इन देयर मदर टंग इन ग्रुप्स, शी प्रोमोटिंग। यानी एक टीचर जो है वो क्या कर रही है, क्लास 3rd के स्टूडेंट को इंग्लिश में एक स्टोरी सुना रही है। उसके बाद वह बच्चों को कह रही है कि फिर से उस कहानी को ग्रुप में क्या करें, उनकी जो मदर टंग मतलब उनका जो उनकी मातृभाषा है उस स्टोरी में खुद से ग्रुप में उस चीज़ को एक दूसरे को बताएं। तो वो किस चीज़ को प्रमोट कर रही है, क्या वो बच्चे की थिंकिंग स्किल को प्रमोट कर रही है, मल्टीलिंग्विज्म यानी बहुभाषिकता को प्रमोट कर रही है, या बायलिंग्विज्म को प्रमोट कर रही है, या फिर स्टोरी रीडिंग को। तो दोस्तों, यहाँ पे ये शिक्षिका क्या कर रही है, ये टीचर क्या कर रही है, बहुभाषिता जिसे कहते हैं उसे प्रमोट कर रही है। यानी क्या कैसे हम कह सकते हैं कि इसी को प्रमोट कर रही है, क्योंकि वो किसी एक सिंगल लैंग्वेज या किसी 2 लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दे रही है। वो क्या कह रही है, बच्चों को उनके मदर टंग में डिस्कस करने के लिए, डिटेल करने के लिए स्टोरी को। और सभी बच्चे का मदर टंग हो सकता है अलग अलग हो, यानी वो क्या कर रही है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, इसे प्रमोट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ अ चाइल्ड कैन बी डेवलप्ड बाय, यानी किसी भी बच्चे की जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है उसे कैसे डेवलप किया जा सकता है।
उसे यानी कैसे उसका विकास किया जा सकता है बच्चे की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को। कंप्लीटिंग द टारगेट ऑफ लर्निंग 10 न्यू वर्ड डेली, यानी डेली 10 नए शब्द को सीखने का टारगेट रख करके, या फिर पार्टिसिपेटिंग इन रियल सिचुएशन बेस्ड लैंग्वेज टास्क, या फिर रिसाइटिंग द पोएम इन कॉर्ड्स, या फिर रीडिंग द टेक्स्ट इंडिविजुअली एंड इन द चोरस आफ्टर द टीचर। तो दोस्तों जहाँ कहीं भी बात हो इंगेजमेंट की या फिर पार्टिसिपेटिंग की, तो वो सबसे बेस्ट होता है बच्चे को कुछ भी सीखने के लिए। चाहे वो किसी भी सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछा जाए, अगर बच्चे के विकास की बात हो रही हो, बच्चे के डेवलपमेंट की बात हो रही हो, और बच्चा किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा हो, इंगेजमेंट कर रहा हो, इंगेज हो रहा हो, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ क्या कर रहा है बच्चा, पार्टिसिपेट कर रहा है किस में, रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड लैंग्वेज टास्क में। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस बच्चे रियल लाइफ सिचुएशन टास्क में पार्टिसिपेट करके बच्चे की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो सबसे बेस्ट तरीके से डेवलप हो सकती है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म बिक्स एंड काल्प वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी ये दोनों टर्म जो है वो किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो इनका सही आंसर क्या होगा, जेम क्यूमिन्स ने इनकी बात की थी। दोस्तों आपको पता है कि ये बिक्स क्या है या फिर ये काल्प क्या है? अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि क्या है। वैसे इसका फुल फॉर्म मैं बता दे रही हूँ, अगर आपको पता नहीं हो तो बिक्स कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, और काल्प होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब मैं तो इसका फुल फॉर्म बस बता दी, इसके बारे में आप कितना जानते हैं या नहीं जानते, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अगर नहीं जानते तो क्या इसके बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप बता दें तो मैं छोटे से एक वीडियो में ज़रूर इसको बताऊंगी आप लोगों को कि ये क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, यानी यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस दोनों में से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको पहचानना है। हो सकता है दोनों इनकरेक्ट हो, या फिर हो सकता है दोनों करेक्ट हो, या एक करेक्ट हो और एक इनकरेक्ट हो। तो पहला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों कि एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ग्रामर, यानी जितना भी लैंग्वेज है उन सभी का एक ग्रामर होता है। ये तो ये बिल्कुल सही है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, बंगाली हो, मराठी, कोई भी लैंग्वेज हो, तो क्या होता है उस लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है, यानी स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स स्क्रिप्ट। तो बहुत लोग को लगता है कि सभी लैंग्वेज की अपनी एक लिपि होती है। क्या आपको लगता है कि स्टेटमेंट सेकेंड ट्रू है? क्या दोस्तों आपको लगता है कि स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, ये सही नहीं है दोस्तों। बहुत लोग सोचते हैं कि सभी लैंग्वेज की अपनी लिपि रहती है, यानी अपनी स्क्रिप्ट रहती है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं एक बात बोलूँ, अगर मैं कहूँ कि स्मिता जैसे, या फिर शिक्षा सिंधु ले लें इस चैनल का नाम, क्या उसे आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे, शिक्षा सिंधु। मान लीजिए शिक्षा सिंधु एक हिंदी का ही शब्द है, तो इसे आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आप तो इसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं ऐसे। इसे तो इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है ऐसे ही, या फिर आपका ही नाम है, या फिर कोई बुक ही है, किताब ही है। अगर मान लीजिए किताब है, किताब हम लिख रहे हैं, तो किताब हिंदी भाषा का शब्द है, इसे इसकी लिपि ऐसे हम लिख सकते हैं हिंदी लिपि में, इसे देवनागरी लिपि में ऐसे लिख सकते हैं किताब। और इस किताब को हम इंग्लिश का जो लिपि है उसमें भी लिख सकते हैं, कैसे? ऐसे लिख सकते हैं किताब, लिख सकते हैं ना। इसका मतलब एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स स्क्रिप्ट, ये सही नहीं है, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। फर्स्ट इज़ करेक्ट बट सेकेंड इज़ इनकरेक्ट। उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आए थे एग्जाम में, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अच्छे से समझ के जाएं। अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू, यानी भाषा किससे संबंधित है? सोसाइटी से बट नॉट कल्चर से। नहीं दोस्तों, भाषा सोसाइटी से भी संबंधित है, कल्चरल से भी संबंधित है, यानी ऑप्शन 1 नहीं होगा। कल्चर ऑफ सोसाइटी ये बिल्कुल सही आंसर है। वैसे और ऑप्शन भी देख लें, हो सकता है इससे भी बेस्ट कोई ऑप्शन हो। थर्ड ऑप्शन है द सिंबल दैट आर नॉट वोकल। अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता दोस्त तो हो सकता है ये ऑप्शन भी होता,
द रिटन फॉर्म ऑफ दैट लैंग्वेज, सो डायलेक्ट इज़ नॉट अ लैंग्वेज। दोस्तों डायलेक्ट भी एक लैंग्वेज है। डायलेक्ट कहते हैं बोली को, एक होती है भाषा और एक होती है बोली। हम जैसे हिंदी बोलते हैं, यहाँ बहुत लोग बिहार के होंगे, वो क्या करते हैं हिंदी बोलते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करते हैं, उनकी एक अलग बोली होती है, किसी की मैथिली बोली होती है। जैसे मैथिली भाषा हुई वो एक बोली हुई उपभाषा जिसे कहते हैं। तो ये होता है डायलेक्ट इज़ अ लैंग्वेज हम कह सकते हैं, यानी ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर है। लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू कल्चर ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग टू स्पीक इन सेकेंड लैंग्वेज डज नॉट इन्वॉल्व। ध्यान दे क्वेश्चन में नॉट लगा है, यानी किस चीज़ को नहीं इन्वॉल्व कर रहा है लर्निंग ऑफ स्पीकिंग इन सेकेंड लैंग्वेज, इट्स प्रोनाउंसिएशन। इसे इन्वॉल्व किया जाता है प्रोनाउंसिएशन को। फिल्म बेस्ड ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, यानी पहले लैंग्वेज के आधार पे कह सकते हैं, यदृढ़ आधार अगर इसे कहें तो इस पे ये बेस्ड नहीं होता, इसे इन्वॉल्व नहीं किया जाता सेकेंड लैंग्वेज को बोलने में फर्स्ट लैंग्वेज के बेस को। सेकेंड लैंग्वेज ग्रामेटिकल लैंग्वेज ये भी इन्वॉल्व किया जाता है, और कल्चरल बॉन्ड स्पीकिंग इवेंट इसे भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो डजंट इवॉल्व हम लोग को पता करना था, तो फर्स्ट लैंग्वेज के बेस को इवॉल्व नहीं किया जाता है, इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 कि डिस्प्रेक्सिया इज़ रिलेटेड विथ, यानी डिस्प्रेक्सिया किस चीज़ से रिलेटेड है। आज तक के एग्ज़ाम में आप लोग डिसलेक्सिया देखते आए थे 16 दिसंबर और 20 दिसंबर के एग्ज़ाम में। आज 21 दिसंबर के एग्ज़ाम में देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एक नया शब्द, क्या, डिस्प्रेक्सिया, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो दोस्तों डिस्प्रेक्सिया रिलेटेड है पुअर मोटर स्किल्स एंड प्लानिंग पे, यानी बच्चे ठीक से, कई बार होता है कि ठीक से लिख नहीं पाते, उनका हाथ ठीक से काम नहीं कर पाते, या फिर अगर कीबोर्ड हो तो उस कीबोर्ड का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाना, फुटबॉल को अच्छे से किक नहीं कर पाना, ये सब क्या होता है, डिस्प्रेक्सिया होता है। यानी इसमें क्या होता है, बच्चे का मोटर स्किल्स होता है और बच्चे की प्लानिंग जो होती है वो पुअर होती है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। ध्यान रखिए डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, पुअर मोटर स्किल्स एंड प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, अ टेक्स्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक टेक्स्ट है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन लर्नर रीड्स द हाफ एंड हर पार्टनर टेक्स डिक्टेशन, देन द प्रोसेस इज रिवर्स्ड, दैट इज कॉल्ड व्हाट। यानी एक टेक्स्ट है उसे 2 पार्ट में बांट दिया गया है, और सबसे पहला क्या कर रहा है, एक लर्नर पढ़ रहा है, उसका पार्टनर जो है वो उससे डिक्टेशन पूछ रहा है, फिर उसका पार्टनर उस चीज़ को पढ़ रहा है, और जो पहले वाला पढ़ा था वो उस चीज़ से अपने पार्टनर से डिक्टेशन पूछ रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या इसे जिगसॉ डिक्टेशन कहते हैं, इसे रनिंग डिक्टेशन कहते हैं, इसे कंपोजिशन डिक्टेशन कहते हैं, नहीं इसे क्या कहते हैं, पार्शियल डिक्टेशन, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। पार्शियल डिक्टेशन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम डिमांड्स दैट, यानी एक बहुभाषी कक्षा क्या मांग होता है, क्या डिमांड होता है। स्टूडेंट शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग ओनली, स्टूडेंट्स मदर टंग शुड बी गेट अ प्लेस इन द क्लासरूम, एज मेनी लैंग्वेज एज पॉसिबल शुड बी टॉट टू देम, या फिर एवरी लर्नर शुड बी लर्न टू इंग्लिश मीडियम ओनली। तो दोस्तों जब हम हिंदी की कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं तो ध्यान देते हैं, मैं आपको बार बार कहती हूँ किसी भी शब्द, किसी भी ऑप्शन में अगर लगा हो ओनली या फिर लगा हो केवल, तो 90% चांस है कि वो ऑप्शन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव आंसर ढूंढना है, डिमांड क्या कर रहा है ये ढूंढना है, नॉट नहीं लगा है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले ओनली वाले ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के देख लें ये सही है गलत है। कहा जा रहा है स्टूडेंट शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग ओनली, तो अगर मल्टीलिंगुअलिज्म क्लास में सिर्फ बच्चे के मातृभाषा में उसको पढ़ाया जाए, क्या ये सही है, ये सही नहीं है। केवल मातृभाषा में ही नहीं पढ़ाना, एवरी लर्नर शुड लर्न इन इंग्लिश मीडियम ओनली, यानी सभी बच्चे को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना चाहिए, ये भी सही नहीं है। एज मैनी लैंग्वेज एज पॉसिबल शुड बी टॉट टू देम, अगर मान लीजिए एक बच्चा है जो हिंदी जानता है, उसे इंग्लिश भी पढ़ाओ, बंगाली भी पढ़ाओ, मराठी भी पढ़ाओ, सभी भाषा, संस्कृत भी पढ़ाओ,
ये सब पढ़ाना क्या पॉसिबल है, क्या सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। यानी क्या करना चाहिए हमें? स्टूडेंट्स मदर टंग शुड बी गेट अ प्लेस इन द क्लासरूम, यानी बच्चे की मातृभाषा जो है उसे भी क्लासरूम में स्थान मिलना चाहिए। यानी उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे ये नहीं करना चाहिए कि अरे इसकी मातृभाषा ये है, इस शब्द को छोड़ो, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करो। टीचर को चाहिए कि उसके मातृभाषा के शब्दों का भी क्लास में इस्तेमाल करे, ताकि बच्चे खुद को क्लास का एक पार्ट समझे। यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। सभी क्वेश्चन को डिटेल में यहाँ पे मैं आपको समझा नहीं पाऊँगी दोस्तों। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मैं उसे अलग से फिर से आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्हेन चिल्ड्रेन कम टू स्कूल दे आर ऑफ्टन डैश एंड स्पीक 2 और 3 लैंग्वेज। यानी जब कभी भी बच्चे स्कूल में आते हैं तो वो एक साथ 2 और 3 भाषा को बोल सकते हैं, और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि जब बच्चे स्कूल आते हैं उस समय वो भाषा को बोलने के साथ साथ पढ़ भी पाएंगे? बच्चे तब पढ़ना नहीं सीखे रहते हैं, ना ही बच्चे लिखना सीखे रहते हैं, ना ही बच्चे को ड्रिलिंग आती है। बच्चे क्या कर सकते हैं? 2 से 3 भाषा ज़रूर बोल सकते हैं, तो वो समझ भी सकते हैं। यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव लैंग्वेज एंड डायलेक्ट आर, यानी भाषाई दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है कि भाषा और बोली क्या है। क्या भाषा और बोली दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम है, दोनों नॉट रूल गवर्न है, या दोनों स्क्रिप्ट गवर्न है? यानी दोनों क्या है दोस्तों? मैं इससे पहले भी एक क्वेश्चन में आपको समझाई थी कि भाषा और डायलेक्ट, यानी लैंग्वेज और डायलेक्ट, भाषा और बोली है, वो दोनों क्या है? वो दोनों सेम है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम लिंग्विस्ट, यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीलिंगुअलिज्म कॉग्निटिव ग्रोथ एंड एजुकेशनल अचीवमेंट है, यानी इसे कह सकते हैं बहुभाषीयता, संज्ञानात्मक विकास और शैक्षणिक उपलब्धि जो होती है, ये तीनों कैसे हैं? क्या इन तीनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई संबंध नहीं है? दोस्तों ये तीनों जो हैं ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन तीनों में संबंध है। कि तो कैसा संबंध है? निगेटिव संबंध है? नहीं, इन तीनों में है पॉजिटिव संबंध, यानी सकारात्मक रूप से संबंधित है ये तीनों चीज़। यानी अगर ये प्रभावित होगा तो ये भी प्रभावित होगा, ये भी प्रभावित होगा। यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू चिल्ड्रेन comprehend by regularly listening to poem and rhymes? अगर बच्चे रेगुलरली सुन रहे हैं पोएम और राइम्स तो वो उससे क्या सीखेंगे, क्या कॉम्प्रीहेंड करेंगे? क्या बच्चे उससे वर्ड और सेंटेंस का रूल सीखेंगे? क्या उससे बच्चे रिदम और ग्रामर सीखेंगे? क्या उससे बच्चे साउंड एंड अबाउट द पोएट सीखेंगे, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज सीखेंगे? दोस्तों अगर बच्चे रेगुलरली पोएम और राइम्स सुन रहे हैं तो वो उससे सीखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, ना ही वो उससे पोइट के बारे में सीखेंगे, ना ही उससे ग्रामर के बारे में सीखेंगे, ना ही उससे वर्ड और सेंटेंस के रूल के बारे में सीखेंगे। और इन तीनों चीज़ को सिखाने के लिए हम अलग से भी बच्चों को सिखा सकते हैं, अलग कक्षा भी ले सकते हैं, अलग तरीके से भी सिखा सकते हैं। लेकिन अगर बात हो रही है पोएम और राइम्स की तो उससे बच्चे सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज सबसे ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला द फर्स्ट लैंग्वेज टॉट एट स्कूल शुड बी व्हाट? यानी क्या आप सबने 3 लैंग्वेज फार्मूला पढ़ा है? 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या होता है दोस्तों? NEP में भी 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई है, जो कि 1968 में इंदिरा गांधी ने जिसकी बात की थी। और 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात NCF में भी की गई है, जो कि आया था कब? 2005 में जो NCF आया था उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो NCF में जो पूछा गया था, जो बात कही गई थी 3 लैंग्वेज फार्मूला की, उससे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि फर्स्ट लैंग्वेज taught at school should be what? Should be medium of instruction of school, mother tongue and English, regional language and official language, mother tongue और regional language और home language। क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 149 का सही आंसर क्या होगा? ये होना चाहिए या तो मदर टंग, या तो रीजनल लैंग्वेज, या फिर होम लैंग्वेज। यानी बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, तो बच्चे की रीजनल भाषा होनी चाहिए, या फिर बच्चे की घर की भाषा होनी चाहिए।
इसमें कहा गया है 3 लैंग्वेज फार्मूला में। मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं कि सबसे पहला लैंग्वेज जो होता है दोस्तों बच्चे का, इट विल बी मदर टंग, यानी ये होना चाहिए बच्चे का मदर टंग होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए या फिर होम लैंग्वेज होना चाहिए। फिर अगर सेकेंड लैंग्वेज की बात हो रही हो तो सेकेंड लैंग्वेज अगर बच्चा जिस सोसाइटी में रह रहा है जहाँ पे हिंदी बोली जा रही है तो या तो वो होना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की बात नहीं कही है। सेकेंड में होता है या तो बच्चे का मॉडर्न कोई इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए या फिर इंग्लिश होना चाहिए। और अगर बच्चा ऐसे सोसाइटी में रह रहा है जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती तो वो या तो इंग्लिश हो सेकेंड लैंग्वेज या फिर हिंदी हो। ऐसे ही थर्ड लैंग्वेज की बात की जा रही है तो थर्ड लैंग्वेज या तो बच्चे का मदर टंग के अलावा जो होता है, अगर हिंदी बोली जाने वाली जगह पे बच्चा रह रहा है तो इंग्लिश होगा या फिर हिंदी होगा, ये होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लैंग्वेज की बात कही जा रही है तो फर्स्ट लैंग्वेज में होगा या तो बच्चे का मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज या फिर होम लैंग्वेज। ऑप्शन 4 इसका सबसे सही आंसर है। और पेडागोजी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर के पेडागोजी, यानी 15 क्वेश्चन पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आस्क्ड ईच स्टेट टू लीगली अडॉप्ट वन और मोर लैंग्वेज स्पोकन इन देयर स्टेट अलॉन्ग विथ हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? ये कहा गया है आर्टिकल 345 में, यानी 345वां जो आर्टिकल है उसमें कहा गया है, कही गई है ये बात। तो दोस्तों यहाँ 15 क्वेश्चन तो ख़त्म होते हैं पेडागोजी के। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या फिर आपको एनसीएफ के बारे में जानना हो, एनईपी के बारे में जानना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर वहाँ पे समझाऊंगी आपको। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसके बाद पैसेज के क्वेश्चन। 2 पैसेज जो आए थे आपके एग्ज़ाम में जिसे हम लोग छोड़ के पहले पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब सॉल्व करते हैं पैसेज के क्वेश्चन। तो सबसे पहला पैसेज देखिए आपके सामने अब आने वाला है, ये रहा दोस्तों सबसे पहला पैसेज। आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 121 से 128 तक के क्वेश्चन इस पैसेज से पूछे जाएंगे। तो इस पैसेज को आपको केयरफुली ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको जो नीचे क्वेश्चन पूछा गया है वो सॉल्व करना है। तो दोस्तों अगर ये पैसेज मैं इतना पढ़ूँ समझाऊँ तो हो सकता है बहुत लंबा वीडियो बन जाए, आप लोग को भी अच्छा ना लगे। तो अभी मैं कुछ सेकंड रोक रही हूँ, इसे रोकी हुई हूँ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को पहले ध्यान से पढ़ लें, फिर पढ़ने के बाद आगे जो मैं अब क्वेश्चन का आंसर बताती जाऊँगी और आप खुद आंसर करिएगा, फिर चेक करिएगा कि आप जो आंसर ढूंढे हैं वो आंसर सही है या नहीं सही है। उम्मीद है कि अब आप पढ़ लिए होंगे ये पैसेज। चलिए मैं अब आपको इसका आंसर बताना शुरू करती हूँ। पैसेज में तो सभी आंसर को डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बस सही आंसर बताते जाऊँगी आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द अनदर सोशलाइजेशन मीन्स, क्या होता है? अकॉर्डिंग टू पैसेज सबका आंसर होगा, इसका मीन्स होता है एक्सेप्टिंग एंड फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन लर्न्स हिज फर्स्ट लेसन इन सोशलाइजेशन, कहाँ से सीखता है बच्चा फर्स्ट लेसन सोशलाइजेशन का? फ्रॉम देयर मदर एंड फैमिली इन्वायरमेंट, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल हु इज़ नॉट सोशलाइज्ड, यानी एक व्यक्ति जो कि सोशलाइज्ड नहीं है वो कैसा होगा? डज नॉट फॉलो द डज एंड डोंट्स ऑफ सोसाइटी, यानी क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए सोसाइटी में वो उसे फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन, यानी किस चीज़ का चिल्ड्रन पे कोई ग्रेट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है? तो रिलीजन का, यानी बच्चे का जो रिलीजन होगा उसका कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। पेरेंट का भी पड़ता है, नेबरहुड का भी पड़ता है, स्कूल का भी पड़ता है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। यहाँ पे मैं दोस्तों फिर से आपको बता दूँ, अपने मन से आंसर नहीं बता रही, अकॉर्डिंग टू पैसेज सारा आंसर बता रही हूँ, इसलिए ध्यान से देखिए सभी क्वेश्चन और सभी आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है वो आपको पढ़ना है, फिर बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। सबसे पहला है, ए सोशलाइज्ड इंडिविजुअल इज़ एन एसेट टू सोसाइटी। फिर द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन्वॉल्व मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सोशल नॉर्म्स, तो इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो इनमें से बोथ, यानी ए और बी दोनों क्या है? ट्रू है, ऑप्शन 3 इसका
सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू द मीनिंग टू द वर्ड कॉम्प्लेक्स यूज्ड इन पैरा 4 ऑफ द पैसेज, यानी यहाँ जो पैसेज दिया था उसके पैरा 4 में जो यूज़ किया गया है कॉम्प्लेक्स, उसका मीनिंग क्या होगा, सिमिलर क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड ग्रेजुअली यूज्ड इन पैरा 1 ऑफ द पैसेज। तो इसका क्या होगा अपोजिट मीनिंग, रैपिडली, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्वाइट क्या है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये होगा एडवर्ब, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या है वर्ब, और वर्ब की विशेषता बता रहा है क्वाइट, यानी कैसा सोशलाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स, क्वाइट कॉम्प्लेक्स, यानी क्वाइट क्या है, एडवर्ब है, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं, फिर से आपके सामने एक और पैसेज है। अब इस पैसेज को सॉल्व करके आपको फिर से इसका आंसर देना है। तो आप पैसेज को एक बार मैं रोक दे रही हूँ, ध्यान से पढ़ ले इस पैसेज को। 5 पैराग्राफ का ये पैसेज है, बहुत ही इजी पैसेज है। अगर कोई वर्ड इसमें समझ में ना आए तो आप ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो ये आपके लिए। अब शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसका क्वेश्चन है सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू द ऑथर पेरेंटिंग इज़ चैलेंजिंग बिकॉज, सही आंसर होगा पेरेंट्स हैव टू फुलफिल द डाइवर्स नीड ऑफ फैमिली मेम्बर्स, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव टू राइजिंग एन इंडिपेंडेंट सेल्फ रिस्पेक्टेड चाइल्ड। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑथोरिटेटिव अप्रोच। द टर्म अ हेलीकॉप्टर पेरेंट्स रिफर टू अ पेरेंट्स हु, यानी हेलीकॉप्टर पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू पैसेज किसे कहा गया है, वैसे पेरेंट्स को जो पेरेंट्स क्या करते हैं, पेज एक्सट्रीमली क्लोज अटेंशन टू देयर चाइल्ड्स एजुकेशन प्रॉब्लम etc। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स पेरेंट बेस्ट इन ब्रिंगिंग अप अ रियली गुड चाइल्ड। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following word is similar in the meaning to the word priorities as used in the passage। तो क्या होगा इसका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 133 इसका प्रेफरेंसेस, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 134, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड फिल्म एज यूज्ड इन द पैसेज। इसका क्या करना है, अपोजिट ढूंढना है। आप ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को, कई बार सिमिलर रहता है, कई बार अपोजिट रहता है। तो अपोजिट पूछ रहा है तो अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज के कि विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, एज योर चाइल्ड विल ग्रो न्यू चैलेंजेस विल राइज, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। इसमें एरर है इस पार्ट में, क्या आप बता सकते हैं दोस्तों कि क्या एरर है इसमें, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगर आपको पता हो क्या एरर हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं, ना पता हो तो ज़रूर कमेंट में पूछें, क्योंकि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहीं पे ख़त्म होता है आज का पूरा क्लास। आज के 30 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, और साथ साथ आज ख़त्म होते हैं 16 दिसंबर के बाद, 20 दिसंबर के बाद 21 दिसंबर के क्वेश्चन। यानी आप सोच सकते हैं कि कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप डेली शिक्षा सिंधु के साथ जुड़े हुए हैं तो दोस्तों इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। इतना क्वेश्चन अगर आप कहीं पे ख़रीद के, कहीं पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके कुछ करके करेंगे, कहीं किसी बुक से करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कितना रुपया आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट खरीदने के लिए खर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्री में आपको सब कुछ दिया जा रहा है। तो शिक्षा सिंधु के साथ जुड़े रहें, इसे अपना प्यार दें। जो भी समझ में ना आए ज़रूर पूछें। ये क्वेश्चन आज आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। आप पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा। पूरे 150 नंबर के 150 क्वेश्चन को एक साथ बैठ के प्रैक्टिस करिएगा इस इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। उम्मीद है आपको पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब अगले वीक में हम लोग क्या करेंगे, अब अगले दिन से हम लोग शुरू करेंगे 22 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहें साथ में।
और शिक्षा सिंधु के साथ जुड़े रहें, इसे अपना प्यार देते रहें। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा